गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले सेकेंड मेथड को समझा था, जो है आपका इनकम मेथड। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इनकम मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में, जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड, और देखा था कि जो भी आपका इनकम मेथड है उससे सबसे पहले हमें जो भी एग्रीगेट प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, NDPFC प्राप्त होता है। और NDPFC कैसे प्राप्त होता है, इसमें हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, जो चार कंपोनेंट से मिलके बनता है, आपने उसके देखे थे। जो भी आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई वाला पोर्शन होता है इस मेथड में, उसके चार कंपोनेंट हैं। अब जो दूसरा कंपोनेंट था इसका, वो था ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें भी कितने कंपोनेंट थे उसके, 3 कंपोनेंट। बिल्कुल सही। और उसमें पहला था आपका रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा था इंटरेस्ट, और तीसरा कौन सा था, बिल्कुल सही, आपने जो पढ़ा है वो था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के भी इस मेथड में कितने कंपोनेंट हैं, 3 हैं। बिल्कुल सही। कौन सा है, डिविडेंड, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा कौन सा, कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी ये तीनों हैं। इसमें जरूरी नहीं कि क्रम से ही हो, लेकिन ये 3 हैं आपके। अब इसके बाद हम इन दोनों में किसको ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम को। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनकी आय होती है उसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, क्योंकि हम उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते कि रेंट कितना होगा, वेजेस कितना होगा, और आपका और भी जो भी प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये तीनों, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो प्राप्त हो जाता है NDPFC। और NDPFC में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो हमें NNPFC प्राप्त हो जाता है। और यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो चलते हैं, आज हम अगले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। आपको स्क्रीन पे इसकी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, दी गई है, इसको समझते हैं। गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। जो भी इसमें नीचे डेटा दिया हुआ है आपको दिख रहा है, उसके माध्यम से आपको कौन कौन से कंपोनेंट यानी एग्रीगेट, जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट होते हैं उनको कैलकुलेट करना है। वो डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, NDPFC, और नेशनल इनकम दूसरा जो है आपका वो कहलाता है आपका NNPFC। तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये पर्टिकुलर्स दिया है, यानी आइटम्स क्या हैं, और वो उसकी राशि कितनी है, यानी 1 करोड़ रुपए में दी हुई है। तो सबसे पहला है आपका मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितने की दी हुई है, 1600 करोड़ रुपए की बराबर दी हुई है। वेजेज एंड सैलरी दी है 8000 करोड़। और आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी जो एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता होता है, वो कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा के लिए कितना अंशदान कर रहा है, 500 करोड़ के बराबर। रेंट एंड रॉयल्टी आपका कितना है, 4000 करोड़। इंटरेस्ट कितने के बराबर दिया है, 700 करोड़। डिविडेंड दिया है आपका 2000 करोड़। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया है 1500 करोड़ रुपए। और आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 500 करोड़ रुपए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया है 600 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, जो कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स है इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं या कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम आपको अलग अलग क्वेश्चंस में दिए हुए मिल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम समझते हैं। हम लोगों ने पिछली जो लेक्चर हुआ है, पिछली क्लास हुई, उसमें इसके फॉर्मूले को अच्छे से समझा है कि किन किन को हम शामिल करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने आपको ये भी बताया है कि सबसे पहले हम जो भी हमारा फॉर्मूला होता है उसके हम बड़े कंपोनेंट को देखते हैं कि हमारे इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें है कि नहीं है। अगर बड़ी नहीं है जो भी कंपोनेंट, तो हम उसके छोटे कंपोनेंट को ऐड करके बड़े वाली की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला, हाँ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो दिया नहीं है इसमें, तो उसके कंपोनेंट दिए हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर कोई कंपोनेंट नहीं दिया है, यानी बड़े कंपोनेंट के जो सब कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, इससे होते हैं, वो नहीं दिए हैं, तो उनको हम, उनकी वैल्यू हम कितने के बराबर माज्यूम कर लेते, मान लेते हैं, वो मान लेते हैं हम 0 के बराबर। तो सबसे पहला आपकी अगर दिया है डोमेस्टिक इनकम में NDPFC पता करना है, तो वेजेज एंड सैलरी, क्योंकि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया नहीं है। और
फिर इसमें ऐड कर देंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जो आपका रिटायरमेंट पेंशन है और इसके साथ ही साथ पेमेंट इन काइंड है वो नहीं दिए वैल्यू, उसको हम कितना अज्यूम मान लेते हैं, 0 के बराबर। और फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सर्विस की। तो ऑपरेटिंग सर्विस नहीं दिया है तो उसके कंपोनेंट दिए हैं। तो सबसे पहला कौन सा दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट दिया है तो उसको ऐड कर देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमें जो प्रॉफिट वाला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सर्विस वो नहीं दिया, तो उसके जो प्रॉफिट के कंपोनेंट है वो दिए हुए हैं, तो उनको जोड़ के ऐड करके हम प्रॉफिट वाले कंपोनेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिविडेंड दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों को जोड़ दिए तो हमें प्रॉफिट की बराबर वैल्यू पता चल जाएगी। और आपकी जो आखिरी दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम, यानी ये किसके द्वारा कमाई जाती है, बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा। तो ये सभी आपने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिए और इसके माध्यम से इनकी जो वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में दी हुई है वो यहाँ पुटअप कर दी और उसके बाद इस सबको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। और वो कितने के बराबर प्राप्त हुआ, 18,800 करोड़ रुपए के बराबर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने क्या प्राप्त कर ली, NDPFC, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं डोमेस्टिक इनकम नाम देते हैं, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हम नेशनल इनकम की, यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले इस मेथड में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो NDPFC प्राप्त होती है। और NDPFC को हमने कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, NNPFC में। और मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया अच्छे से, जो भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट थे उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाया। और मैंने आपको बताया कि वो जो भी आपके 3 फॉर्मूले उनके माध्यम से ही ये चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। और वो मैंने कौन कौन सी हैं, वो बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन वाली, NFIA वाली और नेट यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाली। तो हमें यहाँ क्या देखना है, NNP पता करना है और हमें प्राप्त हो चुका है NDP आपका FC। कौन सा पता चल गया, NDPFC पता चल गया। आपका पता करना है आपको NNPFC। तो केवल क्या करना है, D से हमें किस में पहुंचना है, इस बीच वाले N में पहुंचना है। तो जाहिर सी बात है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे, NFI को ऐड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दी उसमें किसकी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, तो वो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो कितने के बराबर दी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये दी है आपकी 600 रुपये के बराबर। तो जब हम ये 18,800 में कितने में, 18,000 आपका दिया हुआ है, 800 ये NDPFC प्राप्त हुआ था, इसमें 600 इंक्लूड कर देते हैं तो यही आपकी कितने के बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 19,400 के बराबर आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और यही आपकी क्या हो गई, कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसलिए इसमें मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं रखी थी ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट की गई होगी। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं NDPFC में हमने क्या जोड़ दिया है, बिल्कुल सही, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया तो हमें नेशनल इनकम पता चल गई। अब अगला जो भी हमारा न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, बिल्कुल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और किसके माध्यम से, फ्रॉम द फॉलोइंग, जो भी आपका डेटा दिया है। तो इसमें जो भी क्या दिया है, डेटा नीचे दिया हुआ है, इसको समझना, ठीक। अब इसके पर्टिकुलर्स दिए हैं, यहाँ उसका अमाउंट दिया हुआ है, वो किस में दिया हुआ है, करोड़ रुपए में दिया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कौन सी वैल्यू कितनी दी हुई है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉय, यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान किया जा रहा है, ये अंशदान किया जा रहा है आपका एम्प्लॉई द्वारा। और वो कितने के बराबर किया जा रहा है, 80 करोड़ रुपए के बराबर किया। वेजेज एंड सैलरी 1200 करोड़ के बराबर दी हुई। नेट करंट ट्रांसफर टू एब्रॉड, यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे क्या है, करंट ट्रांसफर टू एब्रॉड, और वो कितनी है, -50 करोड़ रुपए के बराबर है। रेंट एंड रॉयल्टी 500 करोड़ के बराबर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये फ्रॉम क्या है, एब्रॉड, वो है 60 करोड़ के बराबर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पर याद रखेंगे ये एम्प्लॉई है ऊपर में, और ये कौन है, ये एम्प्लॉयर है। ये नियुक्ति होती है जिसकी, वो है कर्मचारी, और ये उसको नियुक्त करने वाला है, यानी नियुक्ता जो
आपका एम्प्लॉयर है। तो ये कितने के बराबर कंट्रीब्यूशन करता है, सामूहिक एक सुरक्षा उसमें अंशदान करता है 200 करोड़ के बराबर। और प्रॉफिट 600 करोड़ के बराबर दिया है। आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है 300 करोड़ के बराबर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी ये ऑलरेडी कैलकुलेट है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में हमने माइनस कर दिए सब्सिडी, तब ये क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ वैल्यू दी हुई है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, नेट की, तो 260 करोड़ के बराबर। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितने के बराबर दी है, ये आपकी दी है 150 करोड़ रुपए के बराबर दी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है पता, NNPFC बिल्कुल सही। या तो क्वेश्चन में नेशनल इनकम लिखा रह सकता है, या फिर इस तरह से लिखा रह सकता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनका मतलब एक ही है, क्योंकि ये एक अलग अलग नाम है और लेकिन जो वैल्यू है वो एक ही है, नेशनल इनकम ही है। तो हमें NNPFC पता करना है इस वैल्यू से। और मैंने आपको कई बार बताया कि इस जो भी मेथड है, इस मेथड से सबसे पहले जो वैल्यू हमारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है NDPFC, जबकि आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे सबसे पहले वैल्यू कौन सी प्राप्त होती है, GDPMP, जबकि इससे कौन सी प्राप्त होती है, NDPFC। बिल्कुल याद रखेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा अगला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे पहले वैल्यू प्राप्त होती है हमें, वो भी कौन सी प्राप्त होती है, जिस तरह से हमें वैल्यू एडेड में प्राप्त होती है आपकी GDPMP। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी GDPMP ही हमें सबसे पहले वैल्यू प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका इनकम मेथड है इसमें हम NDPFC निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलती है, बिल्कुल सही, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो यहाँ जरूरी नहीं कि वो उसके जो बड़े कंपोनेंट दिए हैं उसके छोटे छोटे दिए हैं इसमें, तो उनको हम देखते हैं। तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं, कौन सा, वेजेज एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है, हम कभी भी एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी में, उसको ऐड नहीं करते। किसको केवल करते हैं, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको ऐड करते हैं सोशल सिक्योरिटी में, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटीज में वो ऑलरेडी वेजेज एंड सैलरी का ही हिस्सा होता है। तो वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो दोहरी गणना हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, केवल जो आपका एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसी को ऐड करते हैं। यही ये बात अभी आप हमेशा याद रखेंगे संबंधित क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम जो भी 2 कंपोनेंट वो दिए नहीं है तो उनको अज्यूम करके 0 मान लेते, पेमेंट इन काइंड और कौन सा, रिटायरमेंट पेंशन। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो उसके कंपोनेंट, रेंट एंड रॉयल्टी को, बिल्कुल सही, प्रॉफिट को और इंटरेस्ट को, ये दिए हुए हैं। तीनों ऑपरेटिंग सरप्लस के बराबर हो जाएंगे। और हमारा मिक्स्ड इनकम दिया नहीं है तो उसको हम कितना अज्यूम कर लेंगे, 0 के बराबर। तो इन के बाद हमें प्राप्त होता है NDPFC। अगर हम उसमें क्या जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम, ये आपका कौन सा, फ्रॉम एब्रॉड, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ विशेष ध्यान देंगे हम लोग। और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर आपका ये फ्रॉम लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा है, यहाँ 2 की जगह क्या है, फ्रॉम है। तो ये आप 60 करोड़ रुपए के बराबर जोड़ देंगे। तो ये जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला ये बनाया, उस फॉर्मूले की वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर इसको कैलकुलेट कर देंगे, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी जुड़कर वो कितने के बराबर आई है, 2860 करोड़ के बराबर। तो आपकी जो नेशनल इनकम प्राप्त हुई, NNPFC प्राप्त हुआ, वो 2860 करोड़ के बराबर, करोड़ रुपए के बराबर प्राप्त हुई। ठीक है, अगला अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे, ये 2 की जगह क्या है, फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी ये NFIA है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले समझते हैं, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो भी आपका डेटा दिया हुआ है या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके माध्यम से हमें क्या पता करना है, GNPMP पता करना है, GNPMP पता करना है। ज़रूरी नहीं कि आपका इनकम मेथड में यही आपको निकालने के लिए दिया जाए कि NNPFC निकालिए।
आपकी उसकी जगह क्या दिया जा सकता है, बिल्कुल सही, उसकी जगह दिया जा सकता है और भी अदर जो भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं वो यानी दिए जा सकते हैं, वो दिए जा सकते हैं आपको। तो सबसे पहले इसके हम पार्टिकुलर्स को समझते हैं, देखते हैं उसकी क्या वैल्यू दी हुई है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ NFI ये नहीं है, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कैलकुलेट करके जो भी हमने विदेशों को दिया, नेट का मतलब शुद्ध रूप से हमने विदेशों को कितना दिया, -20 करोड़ दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हम जब किसी को माइनस में देते हैं तो रियल में हम उससे लेते हैं। तो माइनस में जब हमने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो वो रियल में हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो ये आपका बाद में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर साइन चेंज होगा, देखना उसको अच्छे से। दूसरा जो वैल्यू दिया है वो नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, इसमें ये ट्रांसफ़र से संबंधित है, करंट ट्रांसफ़र चालू हस्तांतरण से। तो मैंने आपको बताया चालू हस्तांतरण को हम ऐड नहीं करते नेशनल इनकम में। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसमें ज़रूर नहीं कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैलकुलेशन में काम आएंगी, यूज आएंगी। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई होंगी और उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा, उनसे ना तो हम ऐड करेंगे ना ही उसको माइनस करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो हमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है संबंधित चैप्टर में, नेशनल जो भी आपका इनकम है उसको कैलकुलेट करने वाली चैप्टर में, कि जोड़ो घटाओ और छोड़ो, जोड़ो घटाओ और छोड़ो, ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, जोड़ो घटाओ और छोड़ो। तो कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना है, उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे ये, इसको हम यदि शामिल ही नहीं करते तो जाहिर सी बात इसकी वैल्यू कुछ भी दी हो हमें कुछ मतलब नहीं। तो अगला आगे हम देखते हैं। अब अगला जो हमारा पर्टिकुलर से आइटम्स है वेजेज एंड सैलरी, तो वो 600 करोड़ रुपए के बराबर है। कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 100 करोड़ के बराबर है। और प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स वो 300 करोड़ के बराबर है। यहाँ विशेष ध्यान देंगे आप कि जो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है वो है 100 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स वो 300 करोड़ के बराबर है। तो इसका यहाँ मतलब ये है कि प्रॉफिट ये पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल सही, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट से ऑलरेडी किसको हटा दिया गया है, कॉर्पोरेशन टैक्स को, और बाकी बचा जो हिस्सा है उसकी वैल्यू 300 दी है। तो हमें टोटल प्रॉफिट पता करना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी लाभ किसके बाद, निगम कर को घटाने के बाद ये वाली वैल्यू दी है। तो जब हम पूरा लाभ पता करना है तो हम निगम कर को जोड़ेंगे क्योंकि ये इसका कंपोनेंट है, तब इसको इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 400 करोड़ रुपए के बराबर होगा, बिल्कुल सही। अब अगला हम लोग पर्टिकुलर्स देखते हैं। पर्टिकुलर जो है आपका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा में अनुदान किया जा रहा है वो 150 करोड़ रुपए है। रेंट आपका 400 करोड़ रुपए के बराबर दिया है। इंटरेस्ट दिया है 500 करोड़ रुपए के बराबर। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्वनियोजित व्यक्ति हैं उनकी मिश्रित आय दी हुई है 200 करोड़ रुपए के बराबर। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया हुआ है वो 120 करोड़ रुपए के बराबर दिया है। और कॉर्पोरेशन ये आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 250 करोड़ रुपए के बराबर। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है इसके ये रियल में डेप्रिसिएशन है और इसके बहुत से नाम है, वो आपको सारे नाम याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कई जगह अन्य नामों से दिए रहने की वजह से यही नहीं समझ में आता है कि ये दिया क्या है, तो उसको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है GNP MP वाली वैल्यू निकालनी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये इस मेथड से आपको पता है सबसे पहले क्या निकलेगा, बिल्कुल सही NDPFC। तो उसी की वैल्यू पहले देख लेते हैं, फिर बाद में जो भी चेंजेस वाली वैल्यू है उसको भी ऐड या माइनस करेंगे या जो भी जोड़ना नहीं है यानी काम की नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहला क्या है, वेजेज यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया नहीं है, उसके कंपोनेंट दिए हैं तो उनको ही हम जोड़ेंगे। वेजेज एंड सैलरी दिया है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर, तो ये दोनों दिए हैं, बाकी दो इसके दिए नहीं हुए हैं, पेमेंट इन काइंड और रिटायरमेंट पेंशन। तो ये इससे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता चल गया। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की नहीं दिया है, उसके कंपोनेंट दिए हैं तो उनको देख लेते हैं। और रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, उसको जोड़ दिए, उन दोनों को जोड़ दिए। और अब
प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया है डायरेक्ट, तो उसके कंपोनेंट दिए हैं। तो कंपोनेंट भी इस तरह से दिए हैं कि एक में 2 को इंक्लूड किया है और एक में सिंगल है। तो एक कॉर्पोरेशन टैक्स अलग दिया हुआ है सिंगल, और जबकि प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स तो इसमें क्या क्या इंक्लूड शामिल करके दिया हुआ है, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बराबरी वैल्यू दी हुई है आपकी कौन सी, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड कर देते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को, क्योंकि वो करते हैं उसके पार्ट नहीं होते, तो इसको कर दिए। तो यहाँ तक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही, आपको प्राप्त हो जाएगा NDP, यहाँ प्राप्त हो जाएगा FC। अब हमें यहाँ तक NDP FC तो पता चल गया, अब हमें पहुँचना कहाँ है, GNP MP तक। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमें N से पहुँचना है किस में, G में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस D करेंगे, डेप्रिसिएशन हमें मिला दिया हुआ है। अब D से हमें पहुंचना है N में, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपका NFIA करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि D से किस में पहुंचना है, N में, और अब जो P है, P से हमें समान रहे, कोई दिक्कत नहीं। और अब पहुंचना है FC से MP में, तो हम किसको प्लस करेंगे, बिल्कुल सही, नेट को प्लस कर देंगे। तो 3 ही वैल्यू को पता करना है, D को जोड़ना है तो N से G आ जाएगा, और D से N में पहुंचना है तो NFIA को जोड़ना है, और FC से MP में पहुंचना है तो NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना है। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो कंपेंसेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, D जोड़ दिया। अब बात करते हैं ये आपकी नेट की, तो नेट को भी जोड़ दिया, और बाद में जो आपका वैल्यू दिया है, याद रखना यहाँ हमने रियल में NFIA को जोड़ा है, लेकिन जो NFI दिया है वो किस नाम से दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। विशेष ध्यान रखेंगे, ये क्या है, 2 है, 2 का साइन हमेशा क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। 2 का साइन क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने दिया है नेट रूप से। ठीक है, और वो भी किस में दिया है, वो भी माइनस में दिया है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और फिर माइनस की वैल्यू करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इसको जो 2 है उससे हम क्या समझ जाएं कि ये माइनस की वैल्यू है, और फिर जो जितनी हमने दी है तो वो उसनी वैल्यू लिख दी। तो हमने यहाँ 2 दिया के लिए हमने माइनस की वैल्यू लिख दिया, और हमने कितने के बराबर दिया, तो -20 करोड़ रुपए के बराबर दिया, तो उस वैल्यू को लिख दिया। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार और समझा दे रहा हूँ, जब भी इस तरह से लिखा हो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो 2 का मतलब होता है देना। तो हम सबसे पहले जो हमें NFIA है हम उसको प्लस करते हैं, उसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 की वजह से माइनस। अब हमने कितना दिया, तो हमने माइनस में दिया, तो उस माइनस का कोष्टक में वैल्यू लिख के वो वैल्यू लिख देंगे। यहाँ प्लस में दिया होता तो माइनस का चिन्ह नहीं होता, और ये ऑलरेडी इसमें प्लस और माइनस होके माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस मतलब दिया तो माइनस, और माइनस में दिया, तो इन दोनों को अगर हम इंसानों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही प्लस में बदल जाएगा। तो इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमने अपने क्वेश्चन से वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया, और अब हम इसको जो भी साइन है उसको सबसे पहले सिग्नेचर है ये आपका साइन दिया माइनस का, उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। तो इनको जोड़ देती हूँ, हमें कितने की बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाती है, 2640 करोड़ रुपए के बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और यही आपकी क्या है, GNP है। तो इस प्रकार आपने ये जो भी न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।